आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या नूडल्स बनाने हैं? आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो समय तो लगाना ही होगा। इसमें ना तो कोई शॉर्टकट है, ना ही कोई शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं पाया जा सकता? इसको कृपया करके खाना बनाने, ऑर्डर करने, इन सब चीज़ों से कनेक्ट ना करें। लॉन्ग टर्म को अगर हम डिफाइन करें तो वो 10 साल तक चलती है। लोग क्रेडिट कार्ड लोन पर चला रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं। लोगों ने कभी देखा उसका इंटरेस्ट 36% है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़िए, आप इस डेट ट्रैप से नहीं निकल पाओगे, आप डिफॉल्टर होगे, आपकी सिबिल जीरो हो जाएगी। वेलकम, यू आर वॉचिंग द लोटस और आज बात होगी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर। एक बेहद ही कम उम्र का व्यक्ति, चाहे वो 25 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल की उम्र तक या 50 साल तक उम्र तक, वो ये चाहता है कि वो फाइनेंशियली फ्रीडम पा जाए, यानी कि उसे अपने खर्चों के लिए या अपने परिवार के खर्चों के लिए किसी भी व्यक्ति पर निर्भर ना रहना पड़े और साथ ही किसी भी एक इनकम स्रोत पर निर्भर ना रहना पड़े। उसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से जानते हैं। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको छोटी सी उम्र में कैसे मिल सकती है, 25 से 30 साल की उम्र में कैसे मिल सकती है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, ट्रेडिंग करने जाते हैं, तब आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी, इसी पर ये चर्चा होने वाली है। और हम मौजूद हैं इन्वेस्ट माई फंड्स के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं मेंटर हैं इन्वेस्ट माई फंड में विवेक जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार प्रज्ञा जी। और नमस्कार दर्शकों। और अभी हमने बात की थी टाइम करेक्शन को लेकर और साथ ही प्राइस करेक्शन को लेकर कि मार्केट में जो उठापटक चल रही है उसे किस तरीके से समझना चाहिए। और आपने बताया भी कि समय जो है इंसान के पेशेंस को घटा देता है या तोड़ देता है, लेकिन ये समय ही है जो बोलता है कि बहुत ज़्यादा लंबा मत खींचो, फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाओ एक छोटी सी उम्र में। क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटी सी उम्र में बहुत तेज़ी से पैसा डबल किया जा सके, फाइनेंशियल फ्रीडम पाया जा सके? प्रज्ञा जी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या नूडल्स बनाने हैं, ये तो बता दीजिए। जी भाई ये ऑर्डर थोड़ी कर रहे हैं, हमने ऑर्डर किया और 5 मिनट में 10 मिनट में डिलीवरी आ गई। बिल्कुल। सो फाइनेंशियल फ्रीडम एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो समय तो लगाना ही होगा। इसमें ना तो कोई शॉर्टकट है, ना ही कोई शॉर्ट टर्म है। ये दोनों ही चीज़ें लंबे समय में ही अचीव हो सकती हैं। आप सिर्फ कर सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं, आप जितनी जल्दी हो, आप चाहे छोटे से छोटे अमाउंट का ही निवेश हो, आप वो निवेश स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जैसे कि आप जितनी जल्दी ये निवेश स्टार्ट करेंगे, अब आप चाहे वो कम अमाउंट का हो, लेकिन आप जैसे जैसे लंबे समय तक उसमें निवेशित रहेंगे तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आती चली जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। लेकिन इसको कृपया करके खाना बनाने, ऑर्डर करने, इन सब चीज़ों से कनेक्ट ना करें कि इंटरनेट पे मैंने यूपीआई से 1 मिनट में पेमेंट कर दी। जी जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो आपने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही है, इसे शॉर्ट टर्म में नहीं पाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं पाया जा सकता? देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है? सिर्फ ये कि मेरे को अपना खर्चा करने के लिए ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। बस इतनी सी चीज़ ही फाइनेंशियल फ्रीडम है। सो अगर आपने कम उम्र में आपने सोचा कि भाई मैं अभी 25 साल का और मैं फाइनेंशियली फ्रीडम आ जाए, तो वो आएगी कैसे? उतने पैसे कहाँ हैं आपके पास? बिल्कुल। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा और इसमें हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करेगा? आपने आज छोटे अमाउंट का निवेश किया और आप निवेशित रहे थोड़े लंबे समय के लिए। ठीक है। तो आपने जो पैसा डाला उस पर कुछ इनकम आई, उस इनकम पर आगे जब इनकम आएगी वो कंपाउंडिंग है। उससे आपका छोटा सा निवेश बड़ा निवेश हो जाएगा। ठीक है। तो जब वो बड़ा अमाउंट होगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। कंपाउंडिंग कभी भी छोटे समय में वर्क ही नहीं करती। उसको वर्क करने के लिए कम से कम नहीं तो 10 साल का समय तो चाहिए। 10 साल के बाद जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, आपकी कंपाउंडिंग चमत्कार दिखाती जाएगी और आपके निवेश की वैल्यू दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और वहीं से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म
को अगर हम डिफाइन करें तो वो 10 साल तक चलती है, इस तरीके जी से? 10 साल तो एक एवरेज में लॉन्ग टर्म होना ही पड़ेगा आपको। तो अगर अब आप कहें कि भाई 25 साल का बच्चा एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, तो उसके लिए या तो उसे कुछ ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जहाँ पे बहुत पैसा मिलता है, या उसे एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा और अपना स्टेक्स बेचना पड़ेगा, या उसके पिताजी के पास बहुत पैसा हो। बिल्कुल। अदरवाइज अगर किसी को अपनी मेहनत से फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है, तो 25 साल का बच्चा अगर आज कुछ छोटे अमाउंट का निवेश कर ले, तो शायद 40 की एज आते आते वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेगा। उसको 10 से 15 साल का समय तो तब भी देना पड़ेगा। ठीक है। एक कई बार ये सवाल आता है कि मेरी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो जॉब हो सकती है, चाहे वो बिजनेस हो सकता है। इज इट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हो? बिल्कुल, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई भी पा सकता है, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप बिजनेस करते हो। जैसा कि अभी मैंने बताया, फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ भी नहीं है, एक इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि मुझे खर्च करते हुए ज्यादा सोचना ना पड़े। दैट्स इट। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने जो पैसा कमाया उसको निवेश किया, आज वो पैसा इतना हो गया है कि उससे मैं अपना सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए मैं उसको यूज करता हूँ। बिल्कुल। तो अब पैसा कमा के मेरे को दे रहा है और उस पैसे को मैं खर्च कर रहा हूँ, ये बस यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो मैं आपसे एक रोड मैप जानना चाहती हूँ। एक 25 साल का या एक 30 साल का व्यक्ति जिसकी सैलरी 40,000 रुपये है या 25,000 रुपये है, उसे किस तरीके से निवेश करना चाहिए? देखिए, निवेश के नियम बड़े सरल हैं, हम लोग बस उन्हें कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सो जब तक आपके ऊपर कोई लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं है, तब तक आप कोशिश करें अपनी इनकम का 50 से 60% निवेश करें। जितना आप कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर देंगे, उससे आगे आने वाले समय में जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां आएंगी, वहां तब खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, तब आपका निवेश का अमाउंट परसेंटेज वाइज कम होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो ये उसको सेट ऑफ करता जाएगा। जैसे कि आज आप अभी बैचलर हैं, तो बैचलर के पास जो भी इनकम आई, 25,000 आया, 35,000 आया, 40,000 आया, उसको खर्च करने के लिए तो खाना घर से मिल रहा है, उसे सिर्फ उसे अपने कपड़ों पे पैसा खर्चना है, थोड़ा ट्रैवलिंग पर करना है, और थोड़ी सी अपनी और बेसिक ज़रूरत है उस पर खर्च करना है। तो वो चाहे तो वो मैक्सिमम अमाउंट आज इन्वेस्ट करे, ताकि इन ज़रूरतों पे खर्च करने के बाद जो भी पैसा बचा, वो पैसा उसका लंबे समय में निवेशित रहे और कंपाउंडिंग का पार्ट बने। आप जब अपनी वॉन्ट्स को आज सेक्रीफाइस करते हैं, तो उससे जो पैसा बचता है उस पैसे को हम निवेश करते हैं, और वो आगे कंपाउंडिंग में जाके एक बड़ी वेल्थ को जनरेट करने में सहायक होता है। ठीक है। सो आपको सारी वॉन्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना, करना बहुत थोड़ी सी को था। ठीक है। और इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि बहुत बार लोग हमारे से पूछते हैं कि भाई हम इस वांट को कैसे आइडेंटिफाई करें, या कैसे हम इस अर्ज को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि आपको कोई भी सामान खरीदना है जरूरत के अलावा, क्योंकि जो जरूरत है वो तो खरीदनी है आपको, आपका बजट कम है या ज्यादा है वो इमेटीरियल है, लेकिन उसके अलावा कोई भी सामान खरीदने का मन करे, आप उस डिसीजन को 24 घंटे के लिए पेंडिंग कर दें। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे, आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं मैं वो सामान खरीदूं या नहीं खरीदूं। 90% लोग 24 घंटे के बाद वो डिसीजन कैंसिल कर देते हैं खरीदने का। और वो पैसा धीरे धीरे आपका निवेश होगा, और उस निवेश में रहने के बाद आपकी वेल्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी, और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव कर पाएंगे। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जो इनकम है वो एक बार में ही बहुत ज़्यादा इनकम निवेश कर देते हैं, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो दोनों में क्या चीज़ अच्छी है? एक बार में इन्वेस्ट कर देना एक बड़ा अमाउंट, या धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट रोज़ या हर महीने इन्वेस्ट करना? देखिए प्रज्ञा जी, ये कोई पैमाना ही नहीं है कि मुझे वन टाइम इन्वेस्ट करना है या थोड़ा थोड़ा अमाउंट लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है। ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है। जरिया किसी भी इन्वेस्टर का कैसा भी हो सकता है। जैसे सैलरीड क्लास है, उसको हर महीने तनख्वाह मिलती है, तो वो हर महीने एक छोटा अमाउंट अपनी तनख्वाह से निकाल करके निवेश कर सकता है।
लेकिन एक बिजनेसमैन है जिसके पास वंस इन ए वाइल प्रॉफिट आया तो वो उस प्रॉफिट को लमसम इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि वो कोई कमिटमेंट नहीं कर पाते एसआईपी का। जी। तो इसीलिए आपको ये नहीं देखना कि मेरे को एक समय में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है या छोटा छोटा अमाउंट लंबे समय तक करना है। आपको ये देखना है कि मुझे इन्वेस्ट करना है और लगातार करते जाना है जब जब मेरे पास सरप्लस अवेलेबल हो। बिल्कुल। एक आदत होती है किसी व्यक्ति की, एक डिसिप्लिन आना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हो या फिर किसी भी तरीके की चीज़ के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए क्या डिसिप्लिन ज़रूरी है? देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक चीज़ होती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने ये सोचा कि मुझे एक 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है हर महीने, तो आपने उसको डिसिप्लिन से एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, तो हर महीने आपके अकाउंट से 10,000 रुपए निवेश हो जाएंगे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो ऐसे प्रिंसिपल हैं, जिसने अडॉप्ट करा उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम आई, जिसने नहीं करा वो कभी फाइनेंशियली फ्री होता है, कभी वो डेट ट्रैप में चला जाता है। क्योंकि हमारे को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सबको होती है कि कोई भी काम हो वो जल्दी हो जाए, मैंने पैसा भी लगाया तो वो जल्दी से बढ़ जाए मेरा। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये कोई नूडल्स या खाना बनाना नहीं है या कोई ऑर्डरिंग नहीं है कि आपने आज किया और 10 मिनट में 1 घंटे में काम हो जाए। ये एक प्रोसेस है, ये लंबा ही चलेगा, इसका कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल। आपने कहा कि आज लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंसते जा रहे हैं, उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, तो उसे अवॉइड किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, अवॉइड करने का सबसे पहला तरीका तो यही है जो हमने भी समझा कि 24 घंटे आप अपना डिसीजन डेफर कर दें। दूसरी चीज, आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करें। आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं, सबसे पहले आप सेट करें कि मेरे को निवेश कितना करना है, वो निवेश कीजिए। उसके बाद आपकी जो ज़रूरत है आप उस पर खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा आप बचाइए जिसको इमरजेंसी या अपनी चाहतों के लिए रखिए, और वहां पर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो हमारी एक चाहत है ना, हर चीज़ को नया देखते हैं, नया फोन आया लेना है, नए कपड़े आए हमें लेने हैं, नए जूते आए हमें, आजकल तो जूते के बहुत शौकीन हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे आप इसे डेफर करते चले जाएंगे, आपकी जो ये अर्ज है ये कम होती चली जाएगी। और इससे आप, क्योंकि बहुत बार हम चीज़ों को चाहत के हिसाब से खरीदने के चक्कर में हम लोन ले लेते हैं। जैसा आपने बहुत सारे स्टोर्स पे देखा होगा, लिखा होता है बाय नाउ पे लेटर। हम इसको कहते हैं, और इसको जो यंगस्टर बोलते हैं, लिव नाउ डाई लेटर, कि भाई मैंने आज लोन लिया और मैं आज अपनी जिंदगी जी लूं। लेकिन ये होता उल्टा है। आप आज ही मरते हो और आप जी ही नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि आप उसका कर्जे को चुकाते चुकाते दब चुके हो आपकी। हाँ, और बहुत बार क्या होता है, हम एक कर्जा चुकाने के लिए फिर दूसरा लेते हैं और दूसरा चुकाने के लिए हम तीसरा लेते हैं। ऐसे करके लोग डेट ट्रैप में चले जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सबसे पहले अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो अर्ज है उसको कम कीजिए, थोड़ा सा आप अपनी वांट पे कंट्रोल कीजिए और डिसिप्लिन से आप आगे बढ़िए। फाइनेंशियल फ्रीडम को आना ही पड़ेगा आपकी लाइफ में, उसको कोई रीजन ही नहीं है कि कोई अवॉइड कर पाए। आपने कहा कि डेट को अवॉइड कीजिए और बाकी डिसिप्लिन अपने जीवन में लाइए। कुछ महानुभाव या कुछ बेहद ही बेहतरीन लोग ये कहते हैं कि बैंक से हमेशा ही लोन लेकर रखना चाहिए, तब आपका जीवन सफल है, अदरवाइज आपका जीवन सफल नहीं होता है। बैंक से कर्जा लेकर रखो। आपको कितना ये सही लगता है? देखिए, ये पूरे टॉपिक है ना, आप जब भी हमसे बात करते हैं तो ये टॉपिक शुरू होता है सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस से। तो यहाँ पर भी वही वापस प्रिंसिपल आएगा, पर्सनल फाइनेंस। चूंकि हर एक आदमी की एक अलग रिक्वायरमेंट है। राइट। मैंने आपको बोला डेट ट्रैप से बचिए, लोन मत लीजिए। तो लोन कौन सा नहीं लेना है? आजकल लोग जूता खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। राइट। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग, नॉट स्कूल गोइंग, स्कूल में तो अलाउड नहीं है, सॉरी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो पापा से बोलता है कि मेरे को आप 2 लाख रुपए का फोन दिला दो, वो लोन पर ले लेते हैं। तो आप ऐसी ऐसी चीजें लोन पर लेना है। लोग क्रेडिट कार्ड लोन पर चला रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं। लोगों ने कभी देखा उसका इंटरेस्ट 36% है। लेकिन आज आपको एक बिजनेस करना है, आपके पास पूंजी कम है, आप लोन लीजिए ना। गवर्नमेंट 5%, 8%, 10%, 12%, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, क्योंकि किसी जगह सब्सिडी है, किसी जगह नहीं है।
किसी बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, वहां पर सपोर्ट देती है, किसी बिजनेस में गवर्नमेंट नहीं देती है। राइट। तो आपको बिजनेस करने के लिए लोन लेना एक अच्छी बात है, उससे आपका लेवरेज बढ़ता है, राइट। आप बेटर तरीके से काम कर पाते हो। लेकिन आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर लोन लोगे तो आप सोचिए उस इंटरेस्ट को जो आप पे करते हो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है किसी नहीं को। है, बिल्कुल। बिजनेस में तो आप बेनिफिट लेते हो उस इंटरेस्ट का। तो इसीलिए लोन लेना भी एक अपने आप में आर्ट है। बिल्कुल सही बात तो है। आपको देखना है कि आपको कौन सा लोन सूट करता है और कौन सा नहीं सूट करता है। मेरा बस आखिरी सवाल आपसे और होगा, आपने जिक्र किया क्रेडिट कार्ड्स को लेकर, और आज दुनिया भर में या भारत में ही ऐसी बहुत कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं जो क्रेडिट कार्ड्स के लिए दिन में 10 कॉल्स करती हैं, सर क्रेडिट कार्ड बना लीजिए, इतना फ़ायदा है इसका, आप कहीं भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड बनवाना कितना अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, कैसा है? देखिए, ये तो वही वाली बात हो गई कि विवेक जी हमारे हाथ में बंदूक है, जी। अब ये अच्छी है या बुरी है। देखो, घर में चोर आ जाए, डकैत आ जाए तो अच्छी है। अदरवाइज आप दोस्तों के साथ बैठे हैं और चल जाए और कुछ हादसा हो जाए तो वो खराब है। तो क्रेडिट कार्ड का भी बिल्कुल यही मीनिंग है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को लेकर के जुडिशियसली यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर को, तो आप उससे बहुत फायदा कमा सकते हैं। आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड से, आप अपने यूटिलिटी के बिल पे कर रहे हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि उसके पॉइंट्स को भी लोग इन कैश करके, मैंने तो देखा है लोग ट्रैवल टिकट फ्री कर लेते हैं। राइट, राइट। लेकिन दूसरी और एक कुछ लोग हैं जो कि उसी क्रेडिट कार्ड से इतना ओवरलोड कर देते हैं कि वहां पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, टाइमली पेमेंट नहीं देते तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। और क्रेडिट कार्ड में एक और प्रॉब्लम है, आपको खाली इंटरेस्ट नहीं देना, आपको उस इंटरेस्ट पर जीएसटी भी देना है। बिल्कुल। जब आप यही लोन बैंक से लेते हैं तो आपको बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, कभी जीएसटी नहीं देना होता। लेकिन जैसे ही आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको इंटरेस्ट पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो आपकी कॉस्टिंग, अगर मान लो, वैसे तो क्रेडिट कार्ड लोन पर इंटरेस्ट ही कुछ 30-40% है, उस इंटरेस्ट पर सोचा 18% जीएसटी और लगेगा। बिल्कुल। अगर 30 पर 18 लगा तो तकरीबन 36, तकरीबन 34% हो गया आपकी कॉस्ट। आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम जिंदगी में कभी नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़िए, आप इस डेट ट्रैप से नहीं निकल पाओगे, आप डिफॉल्टर होगे, आपकी सिबिल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल। आपको आगे कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही क्यों, किसी भी तरीके की डेट से बचें, और बहुत सारी काम की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए निकली है इस पूरे साक्षात्कार के दौरान, कि अवॉइड लोन्स और डिसिप्लिन लाइए अपने लाइफ में, पैसा कमाइए, लेकिन बहुत तेज़ी से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है, लॉन्ग टर्म में ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। बहरहाल आपके कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और इन तमाम तरीके के एपिसोड्स में आपकी क्या राय है वो आप हमसे साझा ज़रूर कीजिए।